हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका चल रहा है। 4 लेक्चर अपने हो चुके हैं, 5वां लेक्चर है जिसमें अपन एनालिटिक फंक्शन को फोकस करते हुए उसमें जो टर्म्स यूज आने वाली हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लिमिट अपन डिस्कस कर चुके थे। ये क्लासेस अपनी यूट्यूब पर भी हैं और एप्लीकेशन पर भी है, लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा कि एप्लीकेशन पर ही देखें, उसके फीचर्स यूज करें, क्योंकि आगे आने वाली सारी क्लासेज एप्लीकेशन पर ही आएंगी। आगे आने वाली सारी क्लासेज एप्लीकेशन पर ही आएंगी, समझ रहे हैं आप बात? तो यूट्यूब से ज़्यादा एप्लीकेशन पे फोकस करें। यूट्यूब पे केवल इसलिए है ताकि आप यहाँ से एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो सकें। जरूरी नहीं है सारे बच्चे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा हो सबने। एप्लीकेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है उसकी वीडियो की लिंक भी दी गई है आपको। और एप्लीकेशन का नाम आप सबको पता है, एजू साइंस अपना है ही। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपको यही एप्लीकेशन मिलेगी। डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर, ओटीपी, नेम वगैरह फिलअप करके अपना लॉगिन कीजिए। बैचलर ऑफ साइंस आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। थर्ड ईयर जैसे आप दिखेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फ्री, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फ्री, बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पेड कोर्स, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का पेड कोर्स चालू हो चुका है। 18 जुलाई से अपना कोर्स चल रहा है उसमें। और उसके बाद जो आप स्वाइप करोगे थोड़ा सा ऐसे, तो आपको वहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का फ्री कोर्स दिखेगा, जिसका मैंने आपसे कहा था कि 10 क्लासेज आपकी फ्री रहेंगी। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पेड क्लासेज कैसे अपन को देखनी है। तो सारे बच्चे एप्लीकेशन पर अपनी क्लासेज देखें, एप्लीकेशन को यूज करना सीखें। और यदि कोई भी आपको इश्यू आता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो मेरे नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने लिमिट या सीमा के बारे में डिस्कस किया था और समझा था कि लिमिट को कैसे अपन अप्रोच करते हैं, और उसके बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ा था। डेफिनेशन आपने देखी थी और अपन ने 1-2 एग्जाम्पल्स भी देखे थे और देखा था कि लिमिट एग्जिस्टेंस और लिमिट भी अपन ने देखी थी वहाँ पर, कि सीमा का अस्तित्व कब होगा और कब नहीं होगा। सबकी कैटेगरी वाइज आपको बताया गया था। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। लिमिट से रिलेटेड टॉपिक है आपकी कंटिन्यूटी या फिर संततता, और उसके बाद है अपना टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी या फिर अवकलनीयता। आज क्लास में अपन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। रीजन, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन जो है उसमें ये सारी टर्म्स आपकी यूज होने वाली हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनालिटिक फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत बड़ा यूज है। तो वही उसी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, पहले कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे अपन क्या डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए आगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। वैसे कंटिन्यूटी या संततता शब्द का जो बना है वो सतत से बना है, मतलब रेगुलर चीज से। तो कोई भी ग्राफ ऐसा हो जो संतत हो, मतलब जो टूटे नहीं, उसी को अपन क्या कहते हैं, संतत कहते हैं। सुनिएगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, डेफिनेशन अपन बाद में डिस्कस करते हैं। यहां से यहां तक कोई ग्राफ बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। यदि ए से बी पॉइंट तक देखा जाए तो क्या ग्राफ कहीं पे टूटा है? नहीं टूटा, सतत बना हुआ है ना, रेगुलर। तो इसे अपन बोलते हैं कि ये डोमेन ए टू बी में या ए से बी प्रांत में ये ग्राफ जो है कैसा है, संतत है। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा आपने, कैसा होता है साइन एक्स का ग्राफ? यही तो होता है। अच्छा, कॉस एक्स का देखा होगा आपने, कॉस एक्स का क्या होता है, इस तरह से बनता है। तो ये सारे के सारे कैसे ग्राफ हैं, संतत ग्राफ है। लेकिन यदि tan x के बारे में बात करूं तो tan x का आपने देखा होगा, यहाँ 0 होता है, यहाँ आपके पास π/2 होता है। तो कुछ इस तरह से बनता है आपके पास tan x का ग्राफ, -π/2 से +π/2 के बीच में। अच्छा, यदि देखा जाए, यदि ओवरऑल रियल नंबर्स की बात की जाए संपूर्ण वास्तविक संख्याओं के लिए, तो जो tan x है वो आपका असंतत होता है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता है। लेकिन यदि इसके डोमेन में बात की जाए -π/2 से +π/2 के बीच, तो यहां ये ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है। तो अपने डोमेन -π/2 से +π/2 में ये कैसा है आपके पास, संतत है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी फलन का या यदि किसी फंक्शन का कोई ग्राफ जो है ना, वो यदि टूटे नहीं उसके डोमेन में, उसके डोमेन में वो कंटिन्यूअस या फिर संतत कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। डेफिनेशन है कि एक सम्मिश्र चर फलन, देखो टॉपिक सारा का सारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन या सम्मिश्र चर फलन के ऊपर फोकस किया गया है। अब से पहले जो आपने पढ़ा था ना सेकंड ईयर में, कभी जब हम पढ़ते थे इन टॉपिक्स को, तो वो रियल नंबर्स पे था, वास्तविक संख्याओं पे। लेकिन अब की बार सबका सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, सम्मिश्र चर फलन पे फोकस किया हुआ है। तो एक सम्मिश्र चर फलन
किसी बिंदु z0 पर, और मैंने आपको बताया था कि लिमिट हो चाहे कंटिन्यूटी हो चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो, सीमा, संततता या अवकलनीयता किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट या किसी एक विशेष बिंदु पर ही डिस्कस की जाती है। तो एक सम्मिश्र चर फलन किसी बिंदु z0 पर संतत कहलाता है यदि और केवल यदि, किसी बिंदु z0 पर संतत कहलाता है यदि और केवल यदि। जब भी ये वर्डिंग आती है यदि और केवल यदि, मतलब दोनों तरफ से चीजें काम करती हैं, ठीक। A complex variable function is called continuous at any point z0 if and only if, सबसे पहली बात कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। याद कीजिए कल जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी ना, तो जो एल था ये क्या आना चाहिए था, फाइनाइट, यूनिक और सिंगल वैल्यूड। याद कीजिए लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद इस पे आइए। मतलब लास्ट वाला लेक्चर अपना अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे, दोनों पे, जहां आपको सुटेबल रहे वहां देखिए, फिर इस लेक्चर पे आइए। सिंगल वैल्यूड फंक्शन था, मतलब जो एल मिलेगा ना आपको लिमिट अप्लाई करने पर, वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सुनिए, फाइनाइट का मतलब परिमित, यूनिक का मतलब अद्वितीय, और सिंगल वैल्यूड का मतलब एक मानी। तो तीन चीजें थी आपके पास, ठीक है। मतलब जो आप लिमिट अप्लाई करोगे एफ जेड में z टेंड्स टू z0, तो जो लिमिट आपको जो भी नंबर या कुछ भी जो मिले वो फाइनाइट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए फॉर एवरी पथ ऑफ z टेंड्स टू z0। मतलब z से z0 पर जा रहे थे ना, तो प्रत्येक पथ के लिए, प्रत्येक रास्ते के लिए सेम होना चाहिए था। अब सर ये रास्ते का और पथ का मैटर क्या है, वो अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि z जब z0 को अप्रोच कर रहा है, मैंने बताया था ना कल आपको कि जैसे यहां था z0 अपन मान लें और यहां z है, तो इसको अप्रोच करेगा तो इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो किसी भी रास्ते से चला जाए, किसी भी रास्ते से चला जाए तो हमेशा क्या आना चाहिए, वो यही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो लिख देना फॉर एवरी पथ ऑफ z टेंड्स टू z0, ठीक है। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो सबसे लास्ट एग्जांपल लिया ना लास्ट क्लास में अपन ने, कि उसमें अपने mx रखा था y इक्वल टू mx अपन रख के चले थे, तो आपको 1 प्लस आयोटा m अपन 1 माइनस आयोटा मिला था। तो अपन ने वहां लास्ट में लैंग्वेज क्या लिखी थी कि अपने लैंग्वेज ये थी कि भैया वहां पर जो वैल्यू है वो m पर डिपेंड कर रही है, और m पर डिपेंड करेगी तो मतलब वो डिपेंडेंट हो गया, और डिपेंडेंट किस पे हुआ, m पे। तो जैसे जैसे m की वैल्यू कन्वर्ट होगी वैसे वैसे आपको अलग अलग कर्व मिलेंगे या अलग अलग आपको लाइन मिलेंगी, और जाने के रास्ते अलग अलग होंगे, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसके इक्वल आने के या यूनिक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब है ही नहीं एक तरह देखा जाए तो एक लाइन और लिखनी है, ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड ये लिखनी है आपको, लिख देना प्रत्येक z टेंड्स टू z0 पथ के लिए। अच्छा सेकंड लाइन क्या लिखेंगे कि भाई सेकंड लाइन अपन ये लिखने वाले हैं कि जब भी अगर इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी वेरिएबल से, ठीक है, तो पथ शुड बी इंडिपेंडेंट, पथ शुड बी इंडिपेंडेंट फॉर z टेंड्स टू z0, मतलब स्वतंत्र होना चाहिए। z टेंड्स टू z0 के लिए पथ क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन फॉलो होती है ना तो आपकी लिमिट में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको, ठीक है, और वो एग्जिस्ट करेगी और फिर डिफाइन भी होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक सम्मिश्र फलन किसी बिंदु z0 पर संतत कहलाता है। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट z0 पर कंटिन्यूअस होता है यदि, इसमें दो तीन बातें और हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, यदि कि लिमिट आपने यदि z टेंड्स टू z0 fz पर अप्लाई करी तो आपको एक l मिला, वो l फाइनाइट, यूनिक और सिंगल वैल्यूड या फिर परिमित, अद्वितीय और एक मानी होनी चाहिए। ये तो अपनी हुई किसकी बात, लिमिट तक की बात, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो, इसमें सेकेंड पॉइंट अपन लिखेंगे कि fz0 एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, fz0 एग्जिस्ट करना चाहिए। सर fz0 का मतलब जो भी आपके पास फंक्शन होगा ना fz, जो भी आपके पास फंक्शन fz होगा और जिस पॉइंट पर अपन चेक कर रहे होंगे, जो भी फलन आपके पास fz होगा और जिस बिंदु z0 है क्या, z0 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक विशेष बिंदु है जिस पर अपन कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो z0 पॉइंट अपन को कहां रखना है, फंक्शन में रखना है। z0 पॉइंट आपको कहां रखना है, फंक्शन में, और जब z0 पॉइंट आप फंक्शन में रखोगे तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए।
एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो वो वैल्यू आपको नॉट डिफाइन है, कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है। तो दो बातें हो गई। पहली बात तो हुई लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू l होना चाहिए, और l जो है वो फाइनाइट यूनिक सिंगल वैल्यू फॉर एवरी पथ ऑफ z टेंड्स टू z0, मतलब वो परिमित मान होना चाहिए, यहां से मिले लिमिट से। अद्वितीय एक मानी, ये तो लिमिट की डेफिनेशन है, तो मतलब लिमिट होगी, उसके बाद अपन किस पर आएंगे, संततता पर आएंगे। पहली बात ये हुई। दूसरी बात क्या हुई कि जो भी आपके पास फलन fz होगा या जो फंक्शन fz होगा आपके पास, उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट को यदि रखा जाए, जो भी विशेष बिंदु होगा ना z0, जिस पर आप संततता, जिस पॉइंट पर आप संततता या फिर कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पॉइंट होगा, तो उसे यदि यहां पर रखेंगे और वो एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलनी चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, कि लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू क्या आना चाहिए, fz0। तब तो अपना जो फंक्शन है या आपका जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है या समिश्र फलन है संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, वरना यदि तीन चीज फॉलो नहीं होती है तो संतत नहीं होगा। ये मैंने आपको है ना जो बताया है वो बहुत एक तरह से समझ लो बेसिक है या फिर देसी परिभाषा है। अपने बुक की डेफिनेशन तो डेल्टा और एप्सिलॉन का अकॉर्डिंग अलग है, लेकिन है वही यही, वो भी यही कहना चाहती है, उसका जो सेंस निकलता है वो यही निकलता है। लेकिन अभी केवल अपन इतना सा समझ रहे हैं कि संततता चाहती क्या है, कि संततता होती क्या है, कि बस उसके बारे में हल्का हल्का अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो तीन बातें आपके सामने कि आप फंक्शन में लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा या एल मिलेगा, वो एल फाइनाइट यूनिक और सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, मतलब परिमित, अद्वितीय और एक मानी। दूसरी चीज आप क्या करोगे कि जो भी फलन दिया जाएगा, जो भी फंक्शन दिया जाएगा, उसमें z इक्वल टू आप क्या रखोगे, z0। तो z की जगह आपने z0 रखा फंक्शन में, वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए फाइनाइट, ठीक है। और लिमिट z टेंड्स टू z0 fz जो कर रहे हो, यहां से जो वैल्यू मिले वो इसके इक्वल आनी चाहिए। अब किसी के मन में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि सर बचपन में तो हम पढ़ते थे दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान, याद करो, दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। बचपन में सुना था अपन ने ये कि संततता तो यही होता है, वही है ये। कैसे, सुनिएगा। ये तो हो गया फलन का मान या फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, फंक्शन वैल्यू, ठीक है। और जो ये है आपके पास, ये लिमिट ही तो है, और लिमिट के लिए अपन ने क्या दो रास्ते देखे थे वहां पर तो रियल नंबर्स में, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेकिन यहां क्या होता है, यहां पर रास्ते बहुत सारे बन जाते हैं कि आप किसी भी कर्व के थ्रू, किसी भी वक्र से, किसी भी रेखा से, एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से उस लिमिट की ओर अप्रोच कर सकते हो। तो ये वो सारी चीजें इसमें आ गई, दाईं सीमा बाईं सीमा जितनी भी होनी है वो पॉसिबल कंडीशन इसमें आ गई। और इसलिए क्या होगा, फलन का मान, तो वही चीज है ये दोनों इक्वल है, तो क्या होता है, आपका फलन संतत होता है, या आपका जो फंक्शन एफ जेड है वो कंटिन्यूअस होता है। अगर ऐसा नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिमिट अपन ने डिस्कस कर ली, कंटिन्यूटी अपन ने डिस्कस कर ली, सीमा और संततता दो बातें हो चुकी हैं। अब नंबर है किसका, अवकलनीयता का या डिफरेंशियबिलिटी का। डिफरेंशियबिलिटी के बहुत सारे नाम होते हैं, इसको आप डिफरेंशियलिटी बोल सकते हो, डेरिवेबिलिटी बोल सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दो तीन नाम होते हैं, हिंदी में आप इसे केवल अवकलनीयता याद रखें, ठीक। चलते हैं अपन आगे कि जब डिफरेंशियबिलिटी की बात आती है तो अवकलनीयता एक्चुअल में है क्या। यदि अपन ग्राफिकली देखें ना अवकलनीयता, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अवकलनीयता में क्या होता है कि यदि किसी भी, जैसे मैंने बताया ना संततता में क्या था कि कोई भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ ड्रॉ करने पर यदि उसका वक्र टूटे नहीं, ठीक है, उसका जो कर्व है वो कंटिन्यू बनता रहे, टूटे नहीं, तो वही संततता है, ठीक, उसके डोमेन में जो भी बात चल रही है अपनी। यदि अपन डिफरेंशियबिलिटी या फिर अवकलनीयता पर आते हैं तो इसमें क्या होता है कि यदि कभी भी कोई वक्र किसी डोमेन में बनाया जाए, किसी भी कर्व को यदि किसी डोमेन में बनाया जाए या किसी प्रांत में कोई वक्र आप देख रहे हैं, उस वक्र के जिस बिंदु पर अवकलनीयता आप डिस्कस कर रहे हो, तो अवकलनीयता का मतलब यह है कि उस वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा बन सकती है या नहीं बन सकती। मतलब यदि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट बना सकते हो ना, तब तो वो डिफरेंशिएबल है, वरना डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो बात हुई किसकी, आपकी ये वाली बात हुई किसकी, ग्राफिकली मेथड की। मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई यदि ग्राफ बना हुआ है इस तरह से, और ये यहाँ पे इसका A है, ये यहाँ पे इसका B है, यदि इसके हर पॉइंट पर बन सके क्या, स्पर्शरेखा या फिर टेंजेंट, तब तो डिफरेंशिएबल है, वरना नहीं है।
ये ग्राफिकल मेथड बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि अवकलनीयता का एक्चुअल में अर्थ क्या है, मतलब अवकलनीयता का मतलब क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का। जैसे कंटिन्यूटी का मतलब है संततता का, कोई चीज़ रेगुलर बनी हुई है, कोई चीज़ टूट नहीं रही है। ऐसे ही अवकलनीयता का मतलब क्या है कि वक्र जो भी बना हुआ है, वक्र या कर्व जो भी बना हुआ है, उसके हर पॉइंट पर यदि उसके डोमेन में, मतलब उसके क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में यदि हर पॉइंट पर टेंजेंट बन सके या फिर स्पर्शरेखा बन सके तो डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है, वरना अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, अब ये तो बात हुई ग्राफिकली। अब आते हैं अपन किस पे, मैथमेटिकली पे। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिए। पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन में लिख देता हूं, ध्यान से देखो। डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता की जो परिभाषा है वो देखिए कि कोई सम्मिश्र चर फलन एफ जेड, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड जो है, किसी बिंदु z0 पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट z0 पर अवकलनीय डिफरेंशिएबल होता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। तो ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z0 इफ एंड ओनली इफ। यदि आपको थोड़ा सा भी याद हो तो ये पता होगा कि यदि कोई फंक्शन एफ जेड है तो उसका जो डेरिवेटिव है या उसका जो डिफरेंशिएबल है वो दिखाया जाता है किससे, एफ डैश से। मतलब यदि एफ जेड यदि कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव जो दिखाया जाएगा एफ डैश जेड से दिखाया जाएगा। इसका अवकलज, सही कह रहा हूं क्या, इसका अवकलज किससे दिखाया जाएगा, एफ डैश जेड से। तो वही चीज यहां पर है, यदि हमें एफ डैश जेड जीरो के बारे में देखना हो, मतलब एफ डैश जेड जीरो अपन डिस्कस करें कि एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल, फॉर्मूला बनता है लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। आई बात समझ में, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस पर ध्यान से देखिएगा कि एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये डेफिनेशन आपके बचपन की डेफिनेशन है, नया कुछ भी नहीं है इसमें, नया नहीं बनाई मैंने डेफिनेशन की। सर आपने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थर्ड ईयर में कोई नई बना दी, नहीं, जो आपने सेकंड ईयर रियल में पढ़ी थी ना वही है, बस वहां एक्स था कि एफ डैश एक्स जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन या सम्मिश्र चर फलन के लिए यहां अपन डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। फॉर्मूला है एक तरह से देखा जाए तो, और इसी से ही आपकी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन होती है। कि चलो सर ये तो अपन कर लेंगे कि आपने यहाँ लिख दिया एफ जेड जीरो और यहाँ आपने लिख दिया कि लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। लेकिन अब इसके बाद क्या, इसके बाद होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने जो भी वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू एक तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या वो करनी चाहिए, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। सर एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान होनी चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा फाइनाइट आनी चाहिए, चलो ठीक। अच्छा यूनिक आनी चाहिए, मैंने बताया था ना ये यूनिकनेस बहुत काम आएगी आपके एनालिटिक फंक्शन में, उसकी पढ़ेंगे ना अपन एनालिटिसिटी, मतलब अपन विश्लेषिक फलन की विश्लेषिकता पढ़ेंगे, तब ये यूनिकनेस बहुत काम आएगी, क्योंकि वहां यही कहेगा डेफिनेशन में कि अवकलनीयता यूनिक होनी चाहिए, है ना, अवकलनीयता अद्वितीय या डिफरेंशिएबिलिटी यूनिक होनी चाहिए। सुनिएगा, अच्छा सुनिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। ये 3-4 वर्ड तो आप डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि ये तो हर बार आपके काम आने चाहिए। ठीक, ये हुई। अच्छा ये दो बातें और इनके साथ साथ क्या, कि पथ वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ कि फॉर एवरी पथ ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो, मतलब जेड यदि जेड जीरो के पास जाएगा तो किसी भी रास्ते से जाए हमेशा वैल्यू आएगी। कि सर आप इस चीज को बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हो, बार बार आप क्यों बोल रहे हो इस बात को, बेटा इसलिए बोल रहा हूं इस बात को क्योंकि ये लिमिट अप्लाई हो रही है, और लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो पथ के अकॉर्डिंग है। मतलब जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिमिट का जो पथ है या लिमिट की जो डेफिनेशन है वो पथ के अकॉर्डिंग है। सम्मिश्र चर फलन के लिए जो आपकी लिमिट है या सीमा है वो रास्ते के अकॉर्डिंग है। यदि आपने x के लिए देखा था रियल नंबर वास्तविक संख्या के लिए, कल याद हो तो कंपेरिजन किया था मैंने दोनों तरफ, तो रियल नंबर्स के लिए जब था ना तब तो क्या हुआ था, ओनली लेफ्ट राइट से आप जा सकते थे नंबर लाइन पे कि इधर से जाओगे इधर जाओगे। लेकिन जब बात कॉम्प्लेक्स नंबर की या समित संख्या की आई तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते बन गए थे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, डायरेक्ट वाई बराबर एक्स लाइन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स आपके पास बन गए थे। इसीलिए मैं बार बार पथ के बारे में डिस्कस करता हूं। तो ये 3-4 चीजें होनी चाहिए। उसके बाद ये होना चाहिए, आप लाइन लिखेंगे फॉर एवरी पथ ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो, मतलब विद्यमान होना चाहिए। ठीक है जी, फाइनाइट मतलब
परिमित होना चाहिए। वैसे तो परिमित होगा तो विद्यमान, वही एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। यूनिक का मतलब क्या होना चाहिए? अद्वितीय होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होना चाहिए? एकमानी होना चाहिए। और फॉर एवरी पथ ऑफ Z0 मतलब प्रत्येक पथ के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। किसी भी रास्ते से आप जा रहे हैं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। एक दूसरी बात और थी, ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी कि चलो ये तो ठीक है, सेम होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई रास्ते ऐसे मिल जाए, जैसे वो क्वेश्चन मिला था एम वाला कि एम पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, तो सभी रास्तों से क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए। तो स्वतंत्र होना चाहिए किससे? स्वतंत्र पथ होना चाहिए, मतलब पथों से स्वतंत्र होना चाहिए, पथों से स्वतंत्र होना चाहिए, पथों से स्वतंत्र होना चाहिए। तो वो पथ कौन से होते हैं? Z टेंड्स टू Z0 वाले। तो विल शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम Z टेंड्स टू Z0 पथ। लिख लेना अपने हिसाब से, आप समझ गए होंगे कि मैं मेरी फीलिंग्स क्या है, जो कहना चाह रहा हूँ ना वो आप समझ गए होंगे। आप इसको सारी चीज़ों को लेके कि सर एक्चुअल में शो क्या करना चाह रहे हैं। मैं शो यही करना चाह रहा हूँ कि बस ये सारी चीज़ें हैं। डेफिनेशन आपकी एफ डैश Z0 इक्वल टू लिमिट Z टेंड्स टू Z0 FZ माइनस FZ0 अपॉन Z माइनस Z0 आपस है। ये जो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा वो फाइनाइट, यूनिक, सिंगल वैल्यूड और ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है, तब तो जाके आपका डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। कि सर ये चीजें लिखना जरूरी है क्या बार बार? कोई जरूरी नहीं है, ये चीजें लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आपको ये चीज याद रहे, आपके दिमाग में बार बार बनी रहे। यदि आप ये चीजें नहीं लिखते हैं ना क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन याद रखने के लिए और बार बार उस चीज को समझने के लिए, देखो सुनो, कोई चीज बार बार यदि आंखों के सामने आएगी ना तब जाके वो आपके जहन में उतरेगी, तब जाके आपको समझ में आएगी, तब जाके आपके दिमाग में वो बनी रहेगी। और यदि आंखों के सामने नहीं आएगी बार बार तो फिर वो तुम उसे भूल जाओगे और उसको ढंग से याद नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, 3 टॉपिक अपने हुए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तीनों टॉपिक में इन सब चीजों का मैंने बार बार बहुत बार यूज किया है और मुझे आई होप कि आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसकी एक सेकंड डेफिनेशन और है। डेफिनेशन सेकंड क्या है? उसको लिखने का तरीका बदला गया बस हल्का सा, और ज्यादा कुछ खास नहीं है। वो क्या है एक बार वो देख लीजिए आप, ठीक है। उसी को एक दूसरे तरीके से पेश करने का, लिखने का तरीका है कि लिमिट Z डेल्टा Z टेंड्स टू 0, वो ऐसे है, देखो पहले क्या था कि लिमिट Z टेंड्स टू Z0, यही तो था। अरे एक तरह सोच के देखो, दोनों तरफ यदि Z0 माइनस कर दिया जाए तो Z माइनस Z0 और Z0 माइनस Z0, तो ये आ गया Z माइनस Z0 टेंड्स टू कितना? 0। अच्छा, Z माइनस Z0 है क्या? डिफरेंस ही तो है दो चीजों का भाई। Z तो आपका वेरिएबल है, Z0 कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके बारे में, जिस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर अपन पढ़ रहे हैं विशेष बिंदु पर, तो ये डिफरेंसेस को अपन किससे दिखा सकते हैं? डेल्टा Z से। आई बात समझ में? तो यही अपन कहना चाह रहा हूं कि इसको डेल्टा Z शो कर सकते हैं, तो लिख दिया। तो एक फॉर्मेशन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ये भी बनती है। फिर से वही बात कि सर चलो ये तो अपन निकाल लेंगे कि लिमिट डेल्टा Z टेंड्स टू 0 FZ प्लस डेल्टा Z माइनस FZ अपॉन डेल्टा Z, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि ये यूनिकली या फिर फाइनेटली, फाइनाइट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए, और वही सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इसके साथ हमेशा सफिक्स लग रहा है, जिसके साथ साथ बार बार इसके साथ आता जा रहा है, वो क्या आता जा रहा है बताओ मुझे? पथ वाली कंडीशन क्या? कि फॉर एवरी पथ ऑफ Z टेंड्स टू Z0, मतलब पहली बात तो क्या? फॉर, फाइनाइट का मतलब परिमित, यूनिक का मतलब अद्वितीय, और एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो बात आ रही है वो क्या आ रही है? फॉर एवरी पथ ऑफ Z टेंड्स टू Z0, फॉर एवरी पथ ऑफ Z टेंड्स टू Z0, मतलब Z से Z0 के लिए जितने भी रास्ते हैं सबके लिए ऐसा होना चाहिए, Z टेंड्स टू Z0 प्रत्येक पथ के लिए। और उस बात को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं, बच्चे नहीं है क्या समझ चुके हैं कि एक लाइन और आएगी कि जो एक वेरिएबल या फिर एक जो कांस्टेंट या एम वगैरह बने तो हर चीज से स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब हर रास्ते से स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी रास्ते से चले जाओ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल द पथ्स फ्रॉम Z टेंड्स टू Z0, Z से Z0 जाना था, जितने भी रास्ते हैं ना सबसे स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र होने का मतलब यही है कि किसी से भी चले जाओ हमेशा आंसर सेम आने चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए, तब जाके तो डिफरेंशिएबिलिटी आपकी डिफाइन होती है। तो ये तो हुई डिफरेंशिएबिलिटी आपकी। अच्छा सुनो, इसके कुछ नोट लिख देना। नोट ये है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है,
जो फंक्शन डिफरेंशिएबल या अवकलनीय होता है वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होता है, वो निश्चित रूप से संतत होता है। मतलब पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, अवकलनीय फलन संतत होता है, संतत होता है हमेशा। अवकलनीय फलन हमेशा संतत होता है, लेकिन इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है, मतलब जो हमेशा संतत है वो अवकलनीय भी हो। मतलब एवरी डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, CVF है ना, आप समझ जाना। एवरी डिफरेंशिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। अच्छा सुनो, चलो ठीक है सर, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन इसका अपोजिट या इसका जो रिवर्स है ना, कन्वर्स, वो ट्रू नहीं है। बट कन्वर्स इज ऑलवेज नॉट ट्रू। मतलब इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो विलोम है आप बोल सकते हैं, वो हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई संतत फलन हमेशा ही अवकलनीय हो। लाइन लिख देता हूं कि प्रत्येक संतत फलन का हमेशा अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप साथ साथ नोट करते जाइए। तो देखो, लिमिट हो गई, सीमा, कंटिन्यूटी हो गई, संततता, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, अवकलनीयता। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि ये होती क्या है, किस तरह से डिफाइन करते हैं, इनको कैसे आपको पढ़ना है फिर, ठीक है। बाकी मुद्दा अपना ये नहीं है, मुद्दा है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन, लेकिन उसमें सब चीजें यूज आएंगी, फिर वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप पूछते सर कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां से लिख दिया, मैं ये लिख देता अभी, या फिर ये बातें बोलता पथ के लिए, तो इसलिए सारी चीजें लिमिट वगैरह समझना जरूरी था। और देखो फिर से कह रहा हूं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने पढ़ी है आज, उसको पढ़ने से पहले आप लिमिट वाली जो अपना लेक्चर है वो जरूर देख के आए, पिछला लेक्चर देख के आए, तब इसको पढ़ें, तब आपको और अच्छे से और शानदार तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा आप एग्जाम्पल्स इसके। अच्छा, मैं आपको पहले 2 मिनट लूंगा मैं आपकी, और जो इसमें सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, या फिर जो पुरानी बेसिक अपने यूज आने वाले हैं, उनको अपन 2 मिनट देख लेते हैं क्या आने वाले, देखिए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा नंबर के बारे में डिटेल दे दूं। सबसे पहला अपना होता है n, जिसको आप बोलते हो नेचुरल नंबर, या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं अपन प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं इसे? प्राकृत संख्या। कि कौन सी होती है सर? कि भैया 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो चलती है वो प्राकृत है, कुछ पॉइंट वाली नहीं, कुछ नहीं, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। सेकंड आती है आपकी W, जिसको अपन बोलते हैं होल नंबर। ये होते हैं आपके क्या? पूर्ण संख्याएं। अच्छा, पूर्ण में क्या क्या आता है बताओ? आप जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं कि 1 2 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, पॉइंट वाले नहीं, अपन वाले नहीं, कोई से नहीं, ठीक, चलते हैं। थर्ड अपन लेते हैं आई से शो करते हैं या जेड से शो करते हैं, आई से या फिर जेड से। ये होते हैं इंटीजर। इंटीजर को आप बोलते हो क्या? पूर्णांक संख्या। कि सर क्यों बता रहे हो? बेटा यूज आई है इसलिए, यहाँ यूज आया है ये, और मैं मानता हूँ अधिकतर बच्चों की चीजें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी अगर अपन 2 मिनट देख के इसको देख लेंगे एक बार फिर से, तो अपना कुछ नहीं होने वाला है, बस फायदा बहुत होगा, लेकिन ठीक है, चलते जाइए। ये कौन से होते हैं? इसमें नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और जीरो भी आता है, मतलब डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और मैंने आपसे काफी बार कहा है, या फिर से कह रहा हूं कि अपनी कॉपी को ऐसा रखें कि पीछे की तरफ जो भी पुराने बेसिक फॉर्मूला यूज आते हैं उनको वहां आप नोट कर लिया करो। जैसे ये चीज यूज आ रही है तो अपने कॉपी के लास्ट के पेज वाले पीछे से आपकी डिक्शनरी चलती आनी चाहिए। डिक्शनरी किसकी? पुराने फॉर्मूलाज की। कोई भी चीज ऐसी जो छोटी क्लास से अपन यूज कर रहे हैं, चाहे 8th क्लास हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, कहीं से भी अपन यदि पुरानी चीजें यूज कर रहे हैं तो अपनी कॉपी के बैक पेज पे अपनी चीजें रखो और इनको साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। चलो, अच्छा, फोर्थ आपका आता है रेशनल नंबर। कि सर इसको किससे शो करते हैं? इसको शो करते हैं क्यू से। किससे शो करते हैं इसको? क्यू से। और इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। बचपन की डेफिनेशन कि सर P/Q की फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो
और P और Q बिलोंग कर रहे हो किसमें, I में। I मतलब इंटीजर पूर्णांक संख्या है, मतलब कोई भी नंबर ऐसा हो जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो अपन मैथ्स के स्टूडेंट हैं, सारे जानते हैं यदि नीचे 0 आएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। और P और Q बिलोंग करने चाहिए किसमें, I में, मतलब पूर्णांक संख्याओं में से आपको ऊपर नीचे की संख्या उठानी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कि सर 5/4, 3/2, -1/5, 6/4। अच्छा लिख सकते हैं कि देखो 5 परिमेय या फिर रेशनल है या नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 को 5/1 लिखा जा सकता है, 0 भी आपका परिमेय है, तो सारी संख्या परिमेय है। 22/7 आपका परिमेय है ना, 22/7 परिमेय। चलो अच्छा सुनो, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है 5th, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसको शो करते हैं Q डैश से या फिर Q नॉट तो नहीं, Q डैश से, ठीक है। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखो जो चीज जहां माइंड में आ जाए ना और जहां बताने का मौका लग जाए तो बता देनी चाहिए। देख अपना तो फंडा सिंपल ये है, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको जहां जो चीज नहीं मिले वो सीखनी चाहिए तुरंत, और साथ साथ उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए पीछे कि सर ये कौन सी होती है। बचपन की डेफिनेशन, जो परिमेय नहीं है वो कैसी है, अपरिमेय। कि सर पता कैसे लगे कौन सी परिमेय नहीं है। देखो सुनो, अपरिमेय बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि डेफिनेशन तो बोल देते हैं कि जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय, लेकिन कौन सी परिमेय नहीं है पता कैसे लगेगा परिमेय है कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको शानदार एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। देखो जो नंबर्स होते हैं ना, अपने पास संख्याएं होती हैं वो दो तरह की होती है, एक तो शांत और एक अशांत, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप देखिएगा इनको यदि मैं लिखूं तो देखो ऐसे लिख सकता हूं, नंबर एक तो हो गए अशांत और दूसरे क्या हो गए, शांत। अशांत को तो आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग, और शांत को आप बोलने वाले हो क्या, टर्मिनेटिंग। कि सर क्यों समझा रहे हो, क्योंकि ताकि आपको पता लग जाए कि अपरिमेय कौन सी होती है, ठीक है। 1 मिनट लगेगी, देखते जाइए। इसकी 2 कैटेगरी बढ़ती हैं, पुनरावृत वाली, रिपीटिंग जो बोलते हैं ना, पुनरावृत, और अपुनरावृत। लिख लेना इनकी थोड़ी सी। इसमें शांत में भी 2 कैटेगरी आती हैं, पुनरावृत वाली और अपुनरावृत वाली। चलो ठीक है, ये भी लिख दिया सर आपने। मतलब इसको तो बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, और इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, इसे बोलते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग जिसे बोलते हैं अपन। इसको तो बोलते हैं रिकरिंग, और इसे क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। इसे बोलते हैं क्या, रिकरिंग, और इसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग। आर मीन्स रिकरिंग, रिपीटिंग, ठीक। अब एग्जाम्पल समझो, अशांत हो और पुनरावृत हो, मतलब अशांत हो और पुनरावृत हो कहने का मतलब रुके भी नहीं और रिपीटेशन होता रहे। जैसे 1.4141414141 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसको आप लिख सकते हो 1.41 का बार। अशांत मतलब रुक नहीं रही और पुनरावृत मतलब रिपीट होती जा रही है, ठीक है। अच्छा अशांत और पुनरावृत मतलब 3.14151592687, 1.4142 डॉट डॉट डॉट, 1.732 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा पुनरावृत, शांत और पुनरावृत मतलब रुक भी जाए और रिपीट भी हो, जैसे 1.3232 रुक गया और रिपीट हुआ है। शांत और अपुनरावृत मतलब रुक जाए और रिपीट ना हो, तो 1.3215, ठीक। अब ये 4 जो कैटेगरी बटी हैं उनमें से जो ये 3 कैटेगरी हैं, कौन सी, ये वाली सब की सब आपकी रेशनल या परिमेय है। कैसी हैं सब की सब, रेशनल या फिर परिमेय, कुछ बच्चे जानते होंगे। और जो एक लास्ट ये कंडीशन रह गई ये वाली आपकी कैसी है, अपरिमेय। कहने का मतलब अपरिमेय की जो डेफिनेशन है ना इर्रेशनल की, वो केवल इतनी सी रह जाती है कि बस जो कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब अशांत हो और अपुनरावृत, तो वही क्या है, अपरिमेय, बाकी सब परिमेय। जैसे देखो ये वैल्यू किसकी है, पाई की, तो पाई आपका अपरिमेय है या फिर इर्रेशनल है। क्या है, पाई आपका इर्रेशनल। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, √2 की, ये किसकी है, √3 की। तो इस तरह से, लेकिन सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, नहीं होती बेटा पाई की वैल्यू 22/7। 22/7 के 2 अंकों तक समान होती है, फिर बदल जाती है, वो कोई फुर्सत में डिस्कस करेंगे। अपरिमेय हो गया, ठीक है। अब जो परिमेय और अपरिमेय मतलब अब तक की जितनी थी वो सारी होती है वास्तविक, अब तक की जितनी थी वो सारी होती है वास्तविक। तो वास्तविक अपनी रियल नंबर क्या होगा,
अब तक की जितनी आपने पढ़ी वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय सबको मिला दो, तो रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, सबको जोड़ना नहीं है, सबको मिलाना है, सबको मिला दी तो वो कौन सी होगी, वास्तविक। उसके बाद है काल्पनिक, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, तो इमेजिनरी में क्या होने वाला है, आयोटा, आयोटा है ना, क्या, इक्वल टू √-1। और लास्ट अपनी कॉम्प्लेक्स या फिर सम्मिश्र, जो कि अपन पढ़ चुके हैं, इन सबको मिला दिया जाए वास्तविक और काल्पनिक को, तो क्या बन जाती है, कॉम्प्लेक्स या फिर सम्मिश्र बन जाती है। कुछ प्रसार भी अपने काम में आएंगे, उनको अपन एक बार और देख लेते हैं। जैसे देखिए कि द्विपद प्रमेय आपने पढ़ी होगी सबने, बाइनोमियल थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग 1 + x⁴n का प्रसार, तो 1 एक्सपेंशन क्या होगा, n-1/2 x² प्लस n-1/3, और यहाँ आएगा n-2 x³ प्लस, ऐसे ही डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। अगर इसको यदि मुझे 1 - x⁴n देखना हो तो ये बनेगा 1 - nx प्लस n-1 n-2/2, यहाँ आएगा x² आपके पास, नेक्स्ट आएगा प्लस n-1 n-2/3 x³। अच्छा देखोगे अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये आपका माइनस आएगा, अगला वाला किसका आने वाला है, प्लस का, इस तरह बढ़ते जाएंगे आगे। अच्छा सुनिए, यदि आपको लिखना हो 1 + x⁻n और 1 - x⁻n, तो ये इसमें क्या होता है कि जो पावर पॉजिटिव n है तो वो घटती हुई जाती है, मतलब n, n-1, n-2, और पावर यदि नेगेटिव है तो वो प्लस होती हुई जाएगी। मतलब आप लिखने वाले हैं 1 - nx n × n + 1/2x² प्लस माइनस n × n + 1 n + 2 3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, साइन अल्टरनेट चलेंगे। और लास्ट वाले देखूं तो ये सारे पॉजिटिव आएंगे, 1 + nx n + 1/2x² प्लस n + 1 n + 2/3x³ और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनिए ध्यान से कि सर याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, आप साइन देख लेना, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस × प्लस, एक छोटी सी हिंट के थ्रू कि प्लस है तो सारे पॉजिटिव लिखने हैं, ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस, माइनस तो प्लस माइनस चलना है, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस तो प्लस माइनस चलना है। अच्छा माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो सारे किसके लिखने हैं, आपको पॉजिटिव लिखने हैं, ठीक है। चलिएगा आगे और सुनो ध्यान से, यदि ऊपर पावर पॉजिटिव है, ऊपर पावर यदि धनात्मक है तो आपको n को -1 -2 -3 करते जाना है, और यदि ऊपर पावर नेगेटिव है तो आपको n को n + 1 n + 2 n + 3 लिखते जाना है। अब यदि इसकी आपको जनरल फॉर्म लिखनी हो कि सर ये आया कहां से, इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो मैं आपको लिखवाता हूं, देखिए ध्यान से। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है आपका a + x की होल पावर n = nc0 a⁴n, nc1 e⁻n - 1x, nc2 e⁻n - 2x², nc3 e⁻n - 3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें a की पावर तो घटती जाएगी, कम होती जाएगी, और x की पावर बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आपके कुछ प्रसार थे, एक्सपेंशन थे। इसे जस्ट पहले अपन ने नेचुरल नंबर बारे में डिस्कस किया, और जो क्वेश्चन अभी अपन ने देखा था एग्जाम्पल्स, उसको अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास फिर आपकी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इस वजह से अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। टाइम भी अपना कंप्लीट हो चुका है, और बार बार मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि क्लासेज एजुसाइंस ऐप पर आएंगी। सेकेंड ईयर का बैच बहुत अच्छे से चल रहा है, आप एप्लीकेशन पे जाएं, जो एप्लीकेशन पे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि उनको कोई भी किसी तरह का इश्यू आता है, यदि कोई भी आपको डाउट लगता है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ पढ़ते रहें, देखते रहें, और डिफरेंस देखें। आप कहीं भी पढ़े हो, जहाँ भी पढ़े हो, एक बार यहाँ पढ़ें और डिफरेंस देखें कि क्या चीज़ें सेम हैं, बेटर हैं या फिर कम है। अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, और डेफिनेटली आपको अच्छा लगी ये चीज़ें, बस एक बार ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। टाइमिंग को लेकर कुछ बच्चों का इश्यू आ रहा था कि सर 9 से 10 में टाइमिंग कुछ उनके दूसरी क्लासेज है या फिर कॉलेज का है, तो अपन 1-2 दिन में डिस्कस करके टाइमिंग का भी अपन सेट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुसाइंस ऐप ध्यान रखिए, एजुसाइंस ऐप पर ही आपको आना है। बहुत कम फीस में आपके पेपर्स की फीस रखी गई है, हो सकता है कि और जो फीस हैं उनसे 50% ही रह गई हो। ऑफलाइन की तो 50% अपन ने कर ही दी, और इसीलिए की गई है कि
कोरोना का जो टाइम है, बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं इसमें, बहुत से लोगों के पास इस टाइम बहुत प्रॉब्लम है, तो उन सबको फोकस करते हुए इतनी कम फीस में आपको शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है और कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड पेपर आपको चल रहा है, जिसका अभी एक तरह से बेसिक ही अपना चलता हुआ आ रहा है। अब जस्ट इसके बाद कुछ अपन क्वेश्चंस करेंगे, एक दो अपन थ्योरम करनी है, फिर अपन एनालिटिक फंक्शन पर आने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए। एजुसाइंस ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है एप्लीकेशन की, हाउ टू यूज एजुसाइंस एक वीडियो है, उसकी भी लिंक दी गई है। उस वीडियो को देख के आप फ्री क्लासेज और पेड क्लासेज, या फ्री और पेड जो कोर्स है ना, उनकी सारी डिटेल आप ले सकते हैं कि उसमें क्या क्या होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, रिकॉर्डेड आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी एग्जाम तक, 24 आवर्स के लिए नहीं, एग्जाम तक रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। आपका मन करे जब आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी को रिवीजन करना है, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, क्वालिटी शॉर्ट सेट का ऑप्शन मिलेगा, पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, टेस्ट हुआ करेंगे, डायरेक्टली चैट का ऑप्शन है मुझसे कि आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। बात करने का मतलब ये, कोई अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कि बात नहीं करनी सर से बात कर लेते, नहीं, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, फोटो खींच के आप भेज सकते हैं। और उन सब के बाद आपका व्हाट्सएप बचता है, कॉल बचता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए शानदार तरीके से और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।